बीना यादव मर्डर मिस्ट्री केस। ये कहानी कानपुर की है। आजाद कुटिया बर्रा निवासी सुरेश यादव के दो बेटे हैं, सुधीर और सुनील। परिवार हर तरह से संपन्न है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है और इस परिवार के पास दो मकान हैं और दामोदर नगर नौबस्ता में एक रेस्टोरेंट भी है। सुरेश यादव पत्नी रंजना और छोटे बेटे सुनील के साथ रेस्टोरेंट खुद चलाते हैं। उनका बड़ा बेटा सुधीर बिल्डिंग बनवाने के ठेके लेता है, साथ ही वह समाजवादी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। सुधीर की शादी गांधीनगर इटावा निवासी विजय कुमार यादव की बेटी बीना से हुई थी। बीना एक सीधी सादी सद्गृहिणी थी, पूरे परिवार को बांध कर रखती थी। अब वो एक बेटी एंजल की माँ भी बन चुकी थी। एंजल धीरे धीरे 5 साल की हो गई। एंजल ने स्कूल जाना भी शुरू कर दिया 5 साल की उम्र में और वो दोपहर में लौट आती थी। परिवार के अन्य सदस्य भी अपने अपने कामों पर सुबह चले जाते थे। उन लोगों के जाने के बाद बीना घर में अकेली रह जाती थी। 7 जून को रविवार का दिन था, चूंकि छुट्टी का दिन था। उस दिन सुरेश यादव और रंजना जब रेस्टोरेंट पर जाने लगे तो रंजना एंजल भी उनके साथ चलने की जिद करने लगे। अब बीना ने भी सास ससुर से उसे ले जाने की सिफारिश कर दी तो वो मना नहीं कर सके। माता पिता व बेटी के जाने के कुछ देर के बाद सुधीर भी अपने काम पर चला गया और दोपहर में सुनील भी रेस्टोरेंट पर चला गया। अब घर में अकेली रह गई बीना। रेस्टोरेंट का काम निपटा कर सुरेश यादव पत्नी और पोती एंजल के साथ रात 10 बजे घर लौटे तो घर में ऊपर जाने वाले जीने की कुंडी अंदर से बंद थी। सुरेश और रंजना ने कई बार घंटी बजाई, इसके साथ ही बीना को आवाज भी दी, लेकिन ना तो घर का दरवाजा खुला ना ही किसी ने झांका। उन्हें थोड़ी चिंता तो हुई, लेकिन सुरेश यादव और उनकी पत्नी ने सोचा कि हो सकता है कि घंटी खराब हो गई हो या बीना गहरी नींद में सो गई हो। अब वो और जोर जोर से आवाजें देने लग गए। उनकी आवाज सुनकर बीना तो कुंडी खोलने नहीं आई, लेकिन आस पड़ोस के लोग तेज आवाज सुनकर जरूर बाहर निकल आए। अब वो लोग भी बीना को आवाज देने लगे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। अब सब लोगों को परेशान देख नन्ही 5 साल की एंजल ने सुरेश यादव से कहा कि बाबा, मैं साइड से उंगली डालकर सिटकनी खोल देती हूँ, आप कहो तो मैं ट्राई करूँ। अब सुरेश यादव को उम्मीद की किरण दिखाई दी। एंजल ने अपनी छोटी छोटी अंगुलियों को अंदर डाला और सिटकनी को हल्का सा अंदर की ओर दबाया। दरवाजा खुलने के बाद अब सब लोग बीना को आवाज देते हुए अंदर दाखिल हुए, लेकिन अंदर जाने के बाद भी उन्हें बीना का जब कोई जवाब नहीं मिला तो उसके कमरे में जाकर देखा तो बीना अपने कमरे में भी नहीं थी। इस पर रंजना ने सोचा कि बीना हो सकता है किचन में हो और आवाज न सुन रही हो। तब वह किचन की ओर बढ़ी और जब वह किचन में पहुंची तो वहां का दृश्य देखकर वो इतनी तेज आवाज में चीखी तो सुरेश यादव और अंजलि तथा बाहर खड़े हुए पड़ोसी भी उनकी चीख सुनकर अंदर आ गए। किचन के अंदर का दृश्य देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। किचन के ऊपर बंधे हुए जंगले से एक रस्सी लटक रही थी और बीना उसी रस्सी पर फांसी से झूल रही थी और उसके पैरों के पास स्टूल लुढ़का हुआ पड़ा था और यह लग रहा था देखकर कि जैसे उसने आत्महत्या की हो। अब कुछ लोगों ने जब उसको छू कर देखा तो उसके हाथ पैर बिल्कुल ठंडे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे मरे हुए काफी समय बीत चुका है। अब सुरेश यादव ने खुद को संभालते हुए अब अपने बेटों सुधीर और सुनील को इस मामले की फोन पर जानकारी दी। उस समय सुधीर और सुनील दामोदर नगर स्थित अपना रेस्टोरेंट बंद करवा रहे थे और खबर मिलते ही दोनों घर की ओर दौड़ पड़े। बेटों को फोन करने के बाद सुरेश यादव ने 100 नंबर पर पुलिस को फोन किया और वहां भी इस घटना के बारे में बता दिया। चूंकि मामला थाना बर्रा क्षेत्र का था, इसलिए कंट्रोल रूम से यह सूचना बर्रा थाने को दे दी गई। अब खबर पाते ही तत्कालीन
थाना प्रभारी अजय प्रकाश श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घटना स्थल का मुआयना किया, साथ ही आसपास लोगों से पूछताछ भी की। अब चूंकि मामला स्पष्ट रूप से आत्महत्या का लग रहा था, पड़ोसी भी इस बात की जानकारी दे रहे थे, लेकिन परेशानी इस बात की थी कि बीना ने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिख छोड़ा था। अब एक ग्रेजुएट स्त्री द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात थोड़ी अजीब लग रही थी। चूंकि जीने की कुंडी अंदर से बंद मिली थी, इसलिए पुलिस संदेह भी नहीं कर पा रही थी परिवार पर। अब पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करते हुए बीना की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। बीना के पति सुधीर यादव और सभी घर वाले को इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि जब घर में कोई ऐसी वैसी बात भी नहीं हुई, तो बीना ने आखिर किस वजह से आत्महत्या जैसा कदम उठाया। बहरहाल सुधीर ने गांधीनगर इटावा फोन करके अपनी ससुराल में इस बात की जानकारी दे दी। अगले दिन बीना के पिता विजय सिंह यादव, भाई संजीव कुमार और उनकी माँ, ये लोग कानपुर बीना के घर आ गए और ये लोग सीधे पोस्टमार्टम हाउस जानकारी मिलने पर पहुंच गए। तब तक बीना का पोस्टमार्टम हो चुका था। शव देखने के बाद बीना के भाई संजीव ने एडवोकेट ने दोबारा से पोस्टमार्टम कराने की मांग उठाई। चूंकि बीना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की बात लिखी हुई थी, जो कि उसके मायके वालों को स्वीकार नहीं थी। अंततः काफी जद्दोजहद के बाद जिला अधिकारी श्रीमती रोशन जैकब ने लाश का पुनः पोस्टमार्टम कराए जाने का आदेश कर दिया, लेकिन दोबारा किए गए पोस्टमार्टम में भी फांसी लगाकर जान देने की ही बात सामने आई। लेकिन इसके बावजूद भी बीना के मायके वालों को विश्वास नहीं हुआ कि बीना ने आत्महत्या की होगी। उनका कहना था कि उनकी बेटी आत्महत्या नहीं कर सकती है। इसलिए विजय सिंह ने अपने बेटे संजीव से थाना बर्रा में दहेज हत्या की रिपोर्ट लिखा दी। लेकिन पुलिस ने प्रार्थना पत्र तो ले लिया, लेकिन रिपोर्ट नहीं दर्ज की। अब इसके बाद ये लोग एसएसपी सुनील एमुअल से मिले और अपनी आशंकाएं जाहिर की कि बीना ने आत्महत्या नहीं की है, उसको मारा गया है। उनकी बात को सुनकर तत्कालीन गोविंदनगर सीओ को एसएसपी ने निर्देश दिया, विजय सिंह को उनके पास भेज दिया। विजय सिंह अपने बेटे के साथ सीओ राघवेंद्र सिंह से मिले और उनसे बीना की ससुराल वालों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया। सीओ के आदेश पर तत्कालीन बर्रा थाना इंचार्ज अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने धारा 498, 302 के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया। केस चूंकि दहेज हत्या का दर्ज हुआ था, तो अब इस मामले की जांच सीओ राघवेंद्र सिंह यादव ने खुद अपने हाथ में ले ली। केस दर्ज होते ही सपा नेता सुधीर यादव सहित सभी घर वाले भूमिगत हो गए। बाहर ही बाहर सुधीर यादव ने सीओ तक अप्रोच लगाई कि जांच पूरी करने के बाद ही उनकी गिरफ्तारी की जाए, लेकिन सीओ ने साफ कह दिया कि पहले जेल जाना होगा, बाद में जांच होगी। अब कोई रास्ता न देख सुधीर यादव ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से गिरफ्तारी का स्टे ऑर्डर मिल गया। इसी दौरान सीओ गोविंदनगर राघवेंद्र सिंह यादव का तबादला हो गया। उनकी जगह पर नए सीओ ओम प्रकाश सिंह ने चार्ज लिया। उधर अपने परिवार की गिरफ्तारी का स्टे ऑर्डर सुनील यादव ले आए थे। अब परिवार वालों के लिए कोई परेशानी नहीं थी। वह कुछ सपा नेताओं के साथ सीओ ओम प्रकाश सिंह से इस मामले में मिले। सुधीर ने उन्हें बताया कि बीना की हत्या उन लोगों ने नहीं की है, बल्कि उन्हें जबरन इस मामले में फंसाया जा रहा है। और उसने एक रहस्य की बात ये भी बताई कि बीना का मोबाइल कहीं नहीं मिला है। अब सीओ ने बीना मर्डर केस की फाइल मंगवाई। एक एक चीज का बारीकी से निरीक्षण करने लगे। घटना स्थल की फोटो देखने के बाद उन्हें लगा कि जिस तरह से रस्सी में गांठें लगाई गई थी, वो एक सामान्य महिला के बस की बात उन्हें नहीं लग रही थी। इससे उन्हें भी यह मामला हत्या का ही नजर आया। जांच के लिए ओम प्रकाश सिंह ने सुधीर का नंबर लिया और सबसे पहले बीना के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई।
बीना ने आखिरी बार जिस नंबर पर बात की थी उस पर ओम प्रकाश सिंह की निगाह टिक गई। चूंकि उस नंबर पर 30 मई से 8 जून तक 30-35 बार बात हो चुकी थी। ओम प्रकाश सिंह ने अब वो नंबर सुधीर को दिखाते हुए पूछा, यह नंबर किसका है? लेकिन सुधीर उस नंबर के बारे में कुछ नहीं जानता था। अब उस नंबर पर जब फोन किया गया तो वो नंबर बंद आ रहा था। अब जब उस नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई तो पता चला उस नंबर से जो फोन किए गए थे वो केवल बीना को ही किए गए थे और बीना ने भी उस नंबर पर कई बार बातें की थी और बीना की हत्या के बाद उस नंबर से कोई भी फोन नहीं किया गया था। अब इसका सीधा और साफ मतलब निकल रहा था कि वो सिम सिर्फ बीना से बात करने के लिए ही खरीदा गया था। अब पुलिस ने उस सिम की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से ये जानकारी हासिल की कि आखिर वो सिम किसके नाम पर निकला था और जानकारी मिलने पर पुलिस उस आदमी तक पहुंच जाती है जिसके नाम पर ये सिम इशू हुआ था। लेकिन उस आदमी ने साफ इनकार कर दिया कि वो इस नंबर या सिम के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। हाँ, उसने इस बात के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि इसमें फोटो और आईडी हमारी ही लगी हुई है। उस व्यक्ति से पूछताछ के बाद ये बात स्पष्ट हो गई कि जिसने भी उस सिम को निकलवाया है उसने फर्जी आईडी और फोटो का इस्तेमाल किया है। अब यह मामला और भी पेचीदा हो चला था। अब मामला जब पेचीदा होने लग गया तो एसएसपी सुनील एमएल ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया जिसमें एसपी क्राइम, सीओ ओम प्रकाश सिंह और इंस्पेक्टर साथ में 1-2 अधिकारियों को नामित किया गया। साथ में सर्विलांस विशेषज्ञ शिवभूषण को भी लगाया गया। अब जिस नंबर से बीना को फोन किए जाते थे चूंकि वो बंद आ रहा था, अब शिवभूषण ने सर्विलांस के माध्यम से उस फोन को के ईएमआई नंबर का सहारा लिया जिस मोबाइल में उस सिम का इस्तेमाल किया गया था। शिवभूषण की यह युक्ति काम कर गई। अब उस मोबाइल नंबर का पता चल चुका था। अब पुलिस ने उस एमआई नंबर से उस कंपनी जिसने ये मोबाइल बनाया था उसकी जानकारी ले ली। पता ये चला कि यह विदुर वाजपेयी निवासी नौबस्ता के नाम पर यह था। अब पुलिस ने तत्काल विदुर वाजपेयी को हिरासत में लेकर उससे विस्तृत पूछताछ शुरू की। थोड़ी सी सख्ती करने के बाद विदुर वाजपेयी टूट गया। उसने यह स्वीकार कर लिया कि बीना की हत्या उसी ने ही की थी और इसके साथ उसने यह भी बता दिया कि उसके पिता श्याम कुमार वाजपेयी, रूबी यादव और तांत्रिक बाबा अली शाह भी शामिल थे। पुलिस ने तुरंत छापा मारते हुए श्याम कुमार वाजपेयी, रूबी यादव और बाबा अकबर शाह को गिरफ्तार कर लिया और इन लोगों से पूछताछ में आत्महत्या की कहानी बनाने में जो कहानी हत्या की सामने निकल करके आई वो काफी हैरत अंगेज थी और आंखें खोलने वाली थी। दरअसल सुधीर बिल्डिंग बनवाने के ठेके तो लेता ही था, इसके साथ ही वो समाजवादी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी था। समाजवादी युवजन सभा के शीर्ष नेताओं में शामिल होने के नाते उसकी कुछ बड़े नेताओं तक सीधे पहुंच थी, इसलिए रिश्तेदारों में, परिचितों में उसका खूब मान सम्मान था। एक बार जब एक शादी में शामिल होने के लिए इटावा गया तो वहां उसकी मुलाकात रूबी यादव से हुई जो प्रमोद कुमार यादव की बेटी थी। वह एचडीएफसी बैंक में अकाउंट कोऑर्डिनेटर के पद पर काम कर रही थी। सुधीर और रूबी पहली बार मिले तो एक दूसरे की ओर आकर्षित हो गए और बातचीत में उन्होंने एक दूसरे के मोबाइल नंबरों का भी आदान प्रदान कर लिया। अब इस मुलाकात के बाद सुधीर और रूबी कानपुर लौट आए तो दोनों के बीच फोन पर लंबी लंबी बातें होने लगी। उनमें रोमांटिक बातें भी होती थी। अब बातों का सिलसिला जब बढ़ा तो मुलाकातें भी होने लगी। अब सुधीर शादीशुदा था, एक बेटी का बाप भी बन चुका था और यह बात रूबी अच्छी तरह से जानती थी और इसके बाद भी रूबी ने इस बात की कोई परवाह नहीं की कि सुधीर शादीशुदा है और इसका अंजाम क्या होगा। सुधीर को एक बार अपनी बेटी और पत्नी का ख्याल तो आया लेकिन रूबी के आगे अब वो बीना फीकी नजर आ रही थी। लेकिन इन दोनों की दीवानगी बढ़ती ही जा रही थी और रूबी का तो यह हाल हो गया था कि वो सुधीर को
दिन में एक बार बिना देखे रह नहीं सकती थी। चूंकि दोनों ही अपने अपने प्यार का इजहार कर चुके थे, मोबाइल पर बातचीत होना तो एक आम बात हो चुकी थी और दोनों अपनी प्रेम कहानी में न दिन देखते थे न रात। अब सुधीर की इस तरह की हरकतों को देखकर बीना को ये समझ में आने लगा कि सुधीर की जिंदगी में जरूर कोई दूसरी औरत आ चुकी है। और जब बीना ने अपने स्तर पर इसकी छानबीन शुरू की तो उसे जल्द ही पता लग गया कि सुधीर रूबी नाम की एक लड़की से इश्क लड़ा रहा है। अब इसके बाद आए दिन पति पत्नी में झगड़े होने शुरू हो गए। चूंकि बीना एक सद गृहिणी थी और उसकी मजबूरी यह थी कि वो अपने घर परिवार में सबके सामने खुलकर सुधीर से लड़ भी नहीं सकती थी और किसी से शिकायत करने से भी कोई फायदा उसको नहीं नजर आ रहा था। चूंकि सुधीर बाहुबली नेता था और घर में भी उसकी दबंगई चलती थी और उधर रूबी के दिल में सुधीर के लिए प्यार बढ़ता ही जा रहा था। उधर सुधीर एक बेटी का बाप होने के बावजूद रूबी से इस कदर प्यार जताता था कि जैसे वो कुंवारा हो और रूबी के सामने अपनी मजबूरी भी जाहिर करता कि क्या करूं, मेरे माँ बाप ने कम उम्र में ही मेरी शादी कर दी, इसलिए मैं उसे छोड़ भी नहीं सकता और मैं जिस तरह की पत्नी की कल्पना करता था तुम वैसी ही हो। सुधीर की इस मीठी मीठी बातों को सुनकर रूबी फूली नहीं समाती थी और ये बातें सुनकर उसका प्यार सुधीर के लिए और भी बढ़ जाता था। नतीजा यह हुआ कि वह सुधीर को सदा के लिए पाने की चाहत मन में बसा बैठी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी कि जिसमें रूबी के मन में बीना के प्रति मन में जहर घोल दिया। दरअसल सुधीर और रूबी प्रायः रोज ही बात किया करते थे। अचानक एक दिन सुधीर का मोबाइल पानी में गिर गया, जिससे पानी उसके अंदर चला गया और मोबाइल खराब हो गया। और इत्तेफाक से सुधीर को उस दिन लखनऊ जाना था। रूबी का नंबर तो उसके मोबाइल में फीड था, लेकिन वैसे उसे रूबी का नंबर याद नहीं था, इसलिए वो अपने लखनऊ जाने की बात रूबी को फोन करके बता भी नहीं सका और वह उसे बिना बताए ही लखनऊ चला गया। और उधर रूबी बराबर उसके नंबर को ट्राई कर रही थी और जब कई घंटों तक उसका फोन नहीं मिला तो वह हकीकत पता लगाने के लिए सुधीर के घर जा पहुंची। उस समय बीना घर में अकेली थी। सास ससुर और देवर रेस्टोरेंट पर गए हुए थे। ये बीना और रूबी की पहली मुलाकात थी। बीना ने रूबी से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बता दिया। अब बीना इस बात को समझ गई कि उसी की वजह से उसके घर में गृह क्लेश मचा हुआ है। वह अपने गुस्से को रोक नहीं सकी और उसने गुस्से में रूबी के बाल पकड़े और रूबी की धुनाई शुरू कर दी। और थोड़ी ही देर में इस मारपीट को देखकर आस पड़ोस के लोग जमा हो गए। अब जब बीना ने उन लोगों को हकीकत बताई तो रूबी वहां से मुंह छिपाकर चली गई। पिटकर रूबी लौट तो आई, लेकिन उसने मन ही मन फैसला कर लिया कि बीना से इस बात का बदला जरूर लेगी। लेकिन सवाल यह था कि अगर वो खुलेआम कुछ करती तो सुधीर उससे दूर जा सकता था और दूसरे जेल जाने का भी डर था और वो बदला लेने के लिए गंभीरता से सोचने लगी। एक दिन रूबी अखबार पढ़ रही थी तो उसकी नजर एक विज्ञापन पर ठहर गई। विज्ञापन बाबा अकबर शाह का था, जिसमें प्रेमी प्रेमिका को मिलाने का दावा बड़ी गारंटी के साथ लिखा हुआ था और रूबी को तांत्रिक बाबा के विज्ञापन में दम नजर आया तो उसने दिए हुए पते पर बाबा अकबर शाह से मिलने का फैसला कर लिया। उस बाबा ने अपना अड्डा बर्रा में ही हरी मस्जिद के पास बना रखा था। रूबी उससे जाकर मिली और उसे अपनी बात बताई और अपनी पूरी प्रेम कहानी विस्तार से सुना दी और बीना के बारे में भी बता दिया कि बीना की वजह से ही हम दोनों का मिलन मुमकिन नहीं है। अकबर शाह का असली नाम शाकिर अली था और वो नंबर 1 का धूर्त व्यक्ति था। रूबी जैसी महिलाओं को फंसाने के लिए वो बैठा ही रहता था। तो उसने रूबी से कहा, इसका एक ही रास्ता है कि बीना को इस दुनिया से चलता किया जाए। तो रूबी बोली, अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मैं तो फंस जाऊंगी। सुधीर तो मुझे क्या मिलेगा जीवन में, लेकिन सारा जीवन जेल में ही बीत जाएगा। तब वो बाबा बोला कि तुम्हें तुम्हारा प्रेमी मिल जाएगा और तुम्हें जेल भी नहीं जाना पड़ेगा। ये काम मैं करूंगा, तुम नहीं। क्योंकि तुम्हारे प्यार की कहानी तमाम लोग जान गए हैं तो
रूबी ने कहा कि अगर उसका कत्ल होगा तो फिर मैं कैसे बचूंगी। तो उसने कहा, मैं यह काम तंत्र मंत्र से करूंगा कि मेरी भेजी हुई मूठ घर बैठे उसकी जान ले लेगी और वह सबके सामने खून उगल कर मर जाएगी। इस तरह की मौत में तुम्हारा नाम कैसे आ जाएगा। अब जब बाबा ने कहा तो रूबी को यह उक्ति समझ में आई। उसे भी तमाम लोगों से जानकारी थी कि ऐसा होता है। तो उसने बाबा से पूछा, मुझे क्या करना होगा। तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस 30,000 रुपए तुम्हें खर्च करने हैं। और बीना को हटाने के लिए रूबी को यह तरीका अच्छा भी लगा। वह एचडीएफसी बैंक में अच्छी वाली नौकरी करती थी, पैसों की कोई दिक्कत थी नहीं। उसने बाबा से थोड़ी सौदेबाजी करने के बाद 25,000 रुपए में सौदा तय कर उसे पैसे दे दिए और उसे अब यकीन हो चला था कि बीना जल्द ही उसके रास्ते से हट जाएगी। इधर हफ्ता जब बीत गया तब भी कुछ नहीं हुआ तो रूबी अकबर साहब के पास फिर गई। तो वो धूर्त बोला कि कोशिश कर रहा हूँ लेकिन उसके सितारे बहुत अच्छे हैं, तुम चिंता मत करो, मैंने उसका भी तोड़ निकाल लिया है और इस हफ्ते में बीना जरूर मर जाएगी। वो उस धूर्त की बातों पर यकीन करके वापस आ गई। लेकिन एक हफ्ते बाद भी जब बीना को कुछ नहीं हुआ तो रूबी को बहुत गुस्सा आया। चूंकि उसने 25,000 रुपए खर्च किए थे, वो गुस्से में उस धूर्त अकबर शाह के ऑफिस जा पहुंची। लेकिन वो धूर्त उसे नहीं मिला। लेकिन उसे हंसपुरम आवास विकास कॉलोनी में रहने वाला मनीष जरूर मिल गया। अब चूंकि बाबा के यहाँ 2-3 बार आने जाने में मनीष और रूबी का अच्छा परिचय हो गया था। बातचीत में मनीष ने कहा कि पता नहीं बाबा की मूठ क्यों नहीं काम कर रही है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा काम दूसरे तरीके से करा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 50,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। और रूबी किसी भी तरीके से बीना को रास्ते से हटाना चाहती थी, तो वो पैसे खर्च करने को राजी हो गई। रूबी ने कहा, लेकिन तरीका ऐसा होना चाहिए कि बीना की मौत कत्ल न लगे, क्योंकि हत्या का मामला आते ही मैं फंस जाऊंगी। मनीष बोला, मैं इस योजना से काम करूंगा कि काम भी हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब चूंकि मनीष ने कहा तो रूबी ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उसने जल्द ही रूबी को उस आदमी से मिलाने का वादा किया जो उसका काम करेगा। अब चूंकि मनीष ने पैसा ले लिया तो उसके दिमाग में विदुर वाजपेयी का नाम आया, जो उन्नाव का रहने वाला था और पेशे से ड्राइवर था और उसका पिता श्याम कुमार वाजपेयी शुक्लागंज में रहता था। और मनीष को ये मालूम था कि मृदुल पैसे के लिए परेशान है, क्योंकि उसे कर्ज की रकम चुकानी थी। अब मनीष ने जब मृदुल से बात की तो वो पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो गया। अब जब बात फाइनल हो गई तो मृदुल ने और रूबी ने मुलाकात की। उसने इस काम के लिए 50,000 रुपए मांगे, लेकिन सौदेबाजी के बाद बीना की मौत की कीमत 40,000 रुपए तय हो गई। रूबी ने इस शर्त के साथ पैसे दे दिए कि बीना की मौत आत्महत्या लगनी चाहिए, ताकि किसी को उस पर शक न हो। मृदुल और मनीष ने बीना को ठिकाने लगाने के लिए एक योजना तैयार की और इस योजना में मृदुल ने अपने पिता श्याम कुमार को भी शामिल कर लिया। और इस योजना को अंजाम देने के लिए उसने एक फर्जी आईडी से सिम खरीदा और उस सिम को डालकर वो एक दिन बीना से मिलने उसके घर पर पहुंच गया। उसे इस बात की जानकारी थी कि बीना घर में दिन में अकेली ही होती है। अब जब डोरबेल उसने बजाई तो बीना ने दरवाजा खोला तो उसने बताया, मैं तांत्रिक हूँ और तुम्हारे पति ने मेरी भांजी को अपने प्रेम जाल में जकड़ रखा है, उसे समझा लो, नहीं तो ऐसा तंत्र मंत्र करूंगा कि वो खून उगल उगल कर मर जाएगा। बीना चूंकि अपने पति से प्यार भी करती थी और यह भी जानती थी कि उसका पति रंगीन मिजाज आदमी है। उसने मृदुल की बातों पर यकीन कर लिया। उसने उससे कहा कि मैं अपने पति को समझाने की कोशिश करूंगी और इस बीच आप उनका कोई भी अहित मत सोचिए। उसे तो मैं ही सुधार सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं उसे लाइन पर ला सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। तो बीना ने कहा, बताइए कैसे। तो मृदुल बोला कि फिलहाल आप अपना मोबाइल नंबर मुझे दे दीजिए,
क्योंकि ये मामला इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। मैं आपको अपना नंबर दे देता हूँ। जब भी आपके पास 2-2.5 घंटे का समय हो, मुझे बुला लीजिएगा, मैं अपना काम शुरू कर दूंगा। बीना ने विश्वास करके मृदुल को अपना फोन नंबर दे दिया। बातचीत के बाद मृदुल चला गया। जब से रूबी के चक्कर में सुधीर फंसा था और इस बीच 30-35 बार मृदुल की और बीना की बातचीत हुई। मृदुल बीना के घर आया और 2-2.5 घंटे पूजा का नाटक किया और एक रस्सी का फंदा बनाकर बीना को उसमें लटका दिया और बोला, इसको गले में डाल लो। इसको तुम्हारे लटकने से थोड़ा दर्द होगा, जितना तुमको दर्द होगा उससे 8 गुना ज्यादा सुधीर की प्रेमिकाओं को दर्द होगा। बीना पहले तो डरी, लेकिन फिर उसने मृदुल की बात मान ली। मृदुल ने उसको स्टूल पर खड़ा किया और 8-10 बार चक्कर लगाता रहा, कुछ मंत्र बुदबुदाता रहा। फिर बोला, तुम कूद जाओ। बीना कूदी डर कर। हालांकि थोड़ा सा उसे कष्ट जरूर हुआ, लेकिन उसने इस कष्ट को सहा। मृदुल ने फिर उसे फंदे से उतार लिया। ये क्रिया उसने 2-3 दिन बाद फिर की। अब बीना को विश्वास हो गया था कि मृदुल उसका हित चाहता है, इसलिए उसका डर भी खत्म हो चुका था। लेकिन आखिरी दिन, जो दिन उस लोगों ने तय किया था, उस दिन शाम को 7 बजे बाबा, मृदुल और मनीष, ये तीनों ही बीना के घर पर आए। मनीष को निगरानी के लिए नीचे छोड़ा और खुद दोनों वहां ऊपर पहुंच गए। बीना ने जब 2 लोगों को देखा तो उसने कहा, मैं अपने गुरु को भी अपने साथ ले आया हूँ। इसके बाद उसने वही क्रिया प्रारंभ। इस बीच मृदुल ने रस्सी के फंदे को कुछ थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि बीना तो विश्वास 2 बार में कर चुकी थी। तीसरी बार ये काम हो रहा था और फिर वही क्रियाएं दोहराई गईं। और जैसे ही बीना इस बार रस्सी से कूदी तो वो रस्सी का फंदा बजाय अटकने के बीना के गले पर कसता चला गया और ये दोनों वहां खड़े देखते रहे उसे तड़पता हुआ। जब वो बीना मर गई तो ये चुपचाप नीचे आए और इन्होंने धीरे से अंदर उंगली डालकर कुंडी बंद कर दी और निकल लिए। इस तरह एक अनजान गृहस्थ सद हृदय बीना का अंत हो गया। मित्रों, इस कहानी को सुनाने का मकसद ये था कि तांत्रिकों के चक्कर में पड़कर अक्सर लोग अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।